नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिंद। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कौन दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों के लिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। हिंद प्रशांत द्वीप समूह देश फिजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किया सम्मानित। पलाऊ और पापुआ न्यू गिनी ने भी पीएम मोदी को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने इसे भारत और भारतीयों की उपलब्धि को बताया सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के पीएम के साथ तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम सम्मेलन की सह मेजबानी की। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी साथी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है भारत। फिपिक शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत द्वीप के कई नेताओं के साथ की द्विपक्षीय वार्ताएं। तीन देशों की यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पापुआ न्यू गिनी से सिडनी के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के कई सीईओ और व्यापारिक नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। पीएम भारतीय मूल के लोगों को भी करेंगे संबोधित। श्रीनगर में आज से G20 के तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन के लिए GOA रोडमैप और G20 पर्यटन मंत्रियों की घोषणा पर बैठक में होगी चर्चा। वहीं मुंबई में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक जारी। 2000 रुपए नोट के मामले पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया आश्वस्त। कहा, चिंता का कोई कारण नहीं, नोट बदलने की ना करें जल्दबाजी। इसके साथ ही बैंकों को दिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का किया शुभारंभ। कन्नूर के एझिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी का करेंगे दौरा। उपराष्ट्रपति ने कल श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। सूडान में आज से 7 दिन का युद्ध विराम। सऊदी अरब और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद राजधानी खार्तूम में 5 हफ्तों से जारी हमलों पर लगेगी लगाम। सूडान की सेना ने कहा, सिर्फ नागरिकों और अस्पतालों की सुरक्षा के लिए ही युद्ध विराम में करेंगे सहयोग। आईपीएल के अंतिम लीग मैच में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। हार के बाद आरसीबी हुई प्लेऑफ से बाहर। मुंबई इंडियंस ने अंतिम 4 में बनाई जगह। जापान में आयोजित सेको गोल्डन ग्रां प्री में भारत का शानदार प्रदर्शन। महिलाओं की लंबी कूद में भारत की शैली सिंह ने कांस्य पदक पर किया कब्जा। सीनियर स्तर पर अपने पहले ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शैली ने 6.65 मीटर के प्रयास के साथ दिखाया अपना दमखम। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की हेडलाइंस और बुलेटिन में अब खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लिए रवाना हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुख कारोबारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। साथ ही साथ भारतीय समुदाय के लोगों को भी प्रधानमंत्री का संबोधित करने का कार्यक्रम है।
ये तस्वीरें प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। सिडनी के लिए उनका अगला कार्यक्रम रहेगा और पापुआ न्यू गिनी में एक सफल कार्यक्रम के बाद में उनकी रवानगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ये 3 देशों की यात्रा की शुरुआत जापान से हुई थी, दूसरा चरण पापुआ न्यू गिनी और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के रास्ते में इस वक्त प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान के माध्यम से। और पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया के जाते समय की ये तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री को तमाम लोग उनको छोड़ने के लिए आए और प्रधानमंत्री भी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में भारत में हुए बेहद गर्मजोशी से स्वागत के बाद ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करके मैं सम्मानित महसूस करूंगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्धता साझा करते हैं। हमें इस दृष्टि का समर्थन करने के लिए मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मित्रों और भागीदारों के रूप में हमारे देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। मैं सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के वाइब्रेंट भारतीय समुदाय के साथ जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ये यात्रा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के भारत के दौरे के कुछ ही समय के अंतराल पर हो रही है और इस मौके पर दोनों नेता एक विशाल कम्युनिटी सेंटर इवेंट में भी शामिल होंगे और साथ ही साथ दोनों नेता इस इवेंट को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे को लेकर डीडी न्यूज से खास ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त मनमीत बोहरा ने खास बातचीत की। अपने 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया आएंगे और प्रधानमंत्री एल्बनीजी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त मनप्रीत वोहरा जी। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, डीडी न्यूज से बात करने के लिए। क्या कुछ रहेगा ये जो पूरा विजिट है उसमें, इसके बारे में बताएं। बहुत बड़ा समारोह होगा जहां की एक बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी एकत्रित होगी और दोनों प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और एक मीटिंग वार्तालाप जो है वो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में होगा। वो बहुत सारे बिजनेस लीडर्स के साथ यहाँ पर मुलाकात करेंगे, उनके साथ सोच विचार करेंगे कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो है हमारा जो निर्यात है, हमारा जो आयात है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट, सब कुछ जो है आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज हैं जो भारत में कैंपस सेटअप करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। उसमें जो द्विपक्षीय वार्ता है, क्या उसमें इस ऊपर बातचीत होगी कि एजुकेशन को और ज्यादा किस तरीके से कॉपरेशन को बढ़ाया जाए? नई शिक्षा नीति आई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि विदेश की जो विश्वविद्यालय हैं वो इंडिया में आए, वहां पर कैंपसेस खोलें। सो एक मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि उनमें से पहली 2 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं, डीकन यूनिवर्सिटी और वुलंगडोंग यूनिवर्सिटी। मुझे पूरा यकीन है कि आते दिनों में हम देखेंगे कि और भी ज्यादा नए छोर से शिक्षा का आपस में संबंध बढ़ रहे हैं। अगर हम व्यापार की बात करें तो जब से ECTA साइन हो गया है दोनों देशों के बीच में, किस तरीके से देखते हैं कि इससे व्यापार को और ज्यादा गति मिलेगी और आगे का क्या रोड मैप रहेगा? हमारा व्यापार जो है वो 31 बिलियन $US है। कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के पोटेंशियल को और इंडिया के पोटेंशियल को तो बहुत ज्यादा और स्कोप है इसको बढ़ाने का। और अगेन मुझे यकीन है कि आते दिनों में हम देखेंगे कि ना ही केवल व्यापार लेकिन निवेश भी बढ़ेगा। एक तरीके से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सिडनी यात्रा रहेगी द्विपक्षीय तौर पर बहुत अहम रहेगी और उसके साथ ही जो भारतीय जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जो बहुत बड़ा डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वो बड़ी संख्या में कम्युनिटी इवेंट में शामिल होने वाला है, जहां दोनों ही लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एल्बनीजी साथ मंच पर नजर आएंगे लोगों को संबोधित करते हुए। कैमरा पर्सन इंदू के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, सिडनी। तो प्रधानमंत्री मोदी का 3 देशों की यात्रा का आखिरी और अगला पड़ाव होगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उससे पहले जब आप प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी से निकले हैं तो उस वक्त
ऑस्ट्रेलिया के लिए उस वक्त भारतीय समुदाय के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनको एक तरीके से धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि वो यात्रा करने आए। और ये तस्वीरें उसी एक तरीके से रिसेप्शन की भी कह सकते हैं, या तमाम भारतीय लोग जो प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए आए थे, तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद है उसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग हैं। और किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के तहत अपने बड़े बुजुर्गों का एक सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, वो तस्वीरें एक तरीके से साफ तौर से साझा होती नजर आ रही हैं। और वंदे मातरम के नारे की गूंज साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है। हर एक व्यक्ति में इस बात को लेकर उत्साह है कि एक तस्वीर अपने फोन में कैद कर ले प्रधानमंत्री के साथ में, उनके साथ में शेक हैंड करने से लेकर हर एक व्यक्ति में उत्सुकता कि वो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। और भारतीय समुदाय जो कि पापुआ न्यू गिनी में रहता है, बड़ी संख्या में पहुंचे प्रधानमंत्री को उनके इस यात्रा के लिए धन्यवाद देने के लिए। और उसके बाद तमाम लोग जो थे उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए और प्रधानमंत्री मोदी को उनके इस दौरे को लेकर खुशी जाहिर की। और प्रधानमंत्री ने भी एक बच्चा जो कि अपने हाथ में एक पेंटिंग के साथ में तिरंगे की फोटो लिए था, उस पर संभवतः अपना हस्ताक्षर भी किया है, क्योंकि उसने हस्ताक्षर मांगा। और प्रधानमंत्री अक्सर हमने देखा है कि इस प्रकार के किसी मौके को नहीं छोड़ते हैं जब वो लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें। और बच्चों की ख्वाहिश के लिए प्रधानमंत्री अक्सर ये समय निकालते हैं। छोटे बच्चे प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए भारतीय संस्कृति के तहत जिस तरह से एक अभिवादन होता है, उस बात की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। वंदे मातरम से लेकर भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों की गूंज ये बताने जताने के लिए काफ़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता किस तरीके से लगातार बढ़ी है। खास करके जिस भी देश में प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर मौजूद भारतवंशी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की एक झलक लेने के लिए पहुंचते हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें भी वहां इस वक्त पापुआ न्यू गिनी की। और प्रधानमंत्री जब वहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहे तो उससे पहले ये बड़ी संख्या में पहुंचे हुए भारतीय समुदाय के लोग, एक महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री से बात भी की और प्रधानमंत्री ने भी बहुत सहजता के साथ उनके अभिवादन को स्वीकारा, उनकी बात को सुना। लेकिन चेहरे के भाव इस बात को साफ तौर से इंगित करते हैं कि कैसे खुशी उस महिला के चेहरे पे है। अपने परिजनों का एक तरीके से मुलाकात कराती हुई छोटी सी बच्ची से उनका शेक हैंड करना और इस प्रकार से अपना प्यार जताना प्रधानमंत्री का, ये भारतीय समुदाय के लिए गर्व की बात है। क्योंकि भले ही अपनी जड़ों से दूर इस वक्त तमाम मुल्कों में लोग रहते हैं, लेकिन अपनी जड़ों से और अपने लोगों से मिले रहने का जो खुशी है वो साफ तौर से इस वक्त तमाम भारतवंशियों के चेहरों पर देखी जा सकती है। और ये तस्वीरें उस बात की ही गवाही। हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल, एक छोटी सी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता है। शेक हैंड, अभिवादन, चरण स्पर्श, प्रणाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी मोदी के ये नारे, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITEC स्कॉलर्स से भी मुलाकात की है पोर्ट मोरेस्वी में, जो कि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। और वहां पर उस मुलाकात के समय की ये तस्वीरें ITEC एल्युमनी जो कि फिपिक के तहत, और वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी, तमाम लोग खुश कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच में पहुंचे हैं। तो बेहद सफल दौरे के तौर पे भी कहा जा सकता है कि फिपिक का तीसरा सम्मेलन जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उसमें उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप छोटे द्वीपीय देश नहीं है बल्कि बड़े सागरीय देश है। ये एक तरीके से भारत के एक उस सोच को दर्शाता है जहां कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब समान है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको चरितार्थ करने के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि हम सब बराबर है, पूरी दुनिया एक परिवार के तरीके से है। और प्रधानमंत्री मोदी भारत की उस भावना को, भारतीयता की उस अभिव्यक्ति को साफ तौर से अपने संबोधन में भी फिपिक के तीसरे सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने रखा और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया कि किस तरह से ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में, और जो सहयोग आज के समय में भारत का तमाम जो द्वीपीय देश है उनके साथ में बना हुआ है, इसको और आगे बढ़ाने का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है। उन्होंने अपने आप में साफ तौर से इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे भारत फिपिक देशों के साथ में और ज़्यादा बेहतरी से, करीबी से काम करेगा और तमाम वो बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करने का काम करेगा जिस प्रकार की चीज़ों की इस वक्त इन द्वीपीय देशों को ज़रूरत है। क्योंकि भारत अपनी सभी क्षमताओं में, अपनी सभी संसाधनों के साथ में इन देशों के लिए मौजूद है, उपलब्ध है उनके लिए। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ग्लोबल साउथ की जो एक बुलंद आवाज़ है उसको विश्व मंच पर
रखने के लिए प्रधानमंत्री लगातार तत्पर है और हमने देखा कि बीते लंबे समय से ग्लोबल साउथ की आवाज प्रधानमंत्री बहुत मुखरता से उठाते रहे। इस बात का जिक्र आज भी प्रधानमंत्री ने किया है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने पोर्ट मोरेस्बी में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस हिपकिंस से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा, संस्कृति, खेल और लोगों से लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हम देख रहे हैं जापान से लेकर अभी पापुआ न्यू गिनी तक द्विपक्षीय मुलाकातों का एक लंबा सिलसिला चला है और तमाम देशों के साथ में आपसी हित के मसले हों, क्षेत्रीय बातें हों या फिर वैश्विक समस्याएं हों, इन तमाम चुनौतियों से कैसे मिलकर निपटा जा सकता है, इस पर प्रधानमंत्री का जोर रहा है। और खास करके अगर बात की जाए तमाम जो सुधार की भी बात होती है वैश्विक संस्थाओं में, उसका भी कहीं ना कहीं तमाम बातों का जिक्र है। और अब हम इन तस्वीरों के बाद में रुख करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि प्रधानमंत्री अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे पापुआ न्यू गिनी से। और हमारी सहयोगी मेघना देव इस वक्त सिडनी से हमारे साथ में मौजूद है। मेघना, सबसे पहली बात तो यही कि प्रधानमंत्री किस वक्त भारतीय समय के अनुसार पहुंचेंगे और निश्चित तौर से कम समय में दोनों प्रधानमंत्रियों के एक दूसरे के देशों में हो रही इस यात्रा से साफ जाहिर है कि दोनों देश किस तरह से एक दूसरे के साथ संबंधों को और ज्यादा तेज गति से बढ़ाने के लिए उत्सुक और तत्पर नजर आ रहे हैं। मेघना, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया जो यात्रा है वो केवल प्रधानमंत्री अल्बनीजी की यात्रा के केवल 2 महीने बाद हो रही है। जो प्रधानमंत्री अल्बनीजी जब भारत आए थे, जब उन्होंने भारत में अपना स्टेट विजिट किया था, हमने देखा था उन्होंने होली के सेलिब्रेशंस में भी हिस्सा लिया था और उसके बाद हमने देखा कि एक क्रिकेट डिप्लोमेसी नजर आई नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अहमदाबाद में, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो एनुअल समिट है वो भी हुआ था। और उसके ठीक 2 महीने बाद ये बायलैटरल मीटिंग हो रही है, तो एक बहुत अहम मौका है जो बायलैटरल कोऑपरेशन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसको एक तरीके से रिव्यू करने का, उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने का। और सबसे अहम जो ट्रेड है, जो एक्टा जो फोर्स में आ चुका है और जो सेका के लिए जो बातचीत रिज्यूम हो चुकी है, इकोनॉमिक फ्रंट है, जो ट्रेड है, उसके ऊपर और ज्यादा फोकस बेशक इस बायलैटरल मीटिंग में होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो सिडनी में बहुत एक अहम और बड़ा कम्युनिटी इवेंट होने वाला है, जिसके बारे में हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि बहुत ही बड़ा एक हाउसफुल इवेंट है, जहां पर अगर हम यहाँ पर देखें तो क्यूडॉस बैंक अरीना सिडनी में एक जगह है, वहां पर ये इवेंट होने वाला है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। और यहाँ पर अहम बात ये भी है कि प्रधानमंत्री अल्बनीजी भी इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करने वाले हैं। कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, तो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी इवेंट यहाँ पे प्लान्ड है। उसके अलावा जिस तरीके से आर्यन मैं आपसे बात कर रही थी कि जो एक्टा है वो फोर्स में आ चुका था पिछले साल अंत में, और उसके बाद अब सेका के ऊपर जो डिस्कशंस हैं वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ सिडनी आएंगे तो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस सीईओज को मिलेंगे, बिजनेस लीडर्स को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट जो ऑस्ट्रेलियन यहाँ जो पर्सनालिटीज हैं उनसे मिलेंगे। काफी ज्यादा एक सीईओ राउंड टेबल भी होने वाला है। तो एक तरीके से देखें तो काफी पुश है ऑस्ट्रेलियन निवेश को और ज्यादा भारत में बढ़ाने का। जो बायलैटरल ट्रेड है वो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचे, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस इस बार रहेगा। अब मेघना, क्योंकि आपके रिपोर्ट के माध्यम से हमने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड की अगर बात की जाए तो $31 बिलियन के आसपास कहीं बनता है, लेकिन इसको और तेज आगे बढ़ाने के लिए ही एक जो इकोनॉमिक फोरम्स है, मुक्त व्यापार है, इफ्टा का आपने जिक्र किया, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। क्या कुछ मेजर सेक्टर्स होंगे जिन पे ज्यादा फोकस रहने वाला है, जो दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन के तरीके से काम कर सकते हैं? देखिए, ना केवल ट्रेड में बल्कि जो क्षेत्र यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी नरेंद्र, फोकस के सेक्टर्स, एजुकेशन एक अहम सेक्टर होगा, क्योंकि कई ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने भारत में कैंपसेस खोलने में दिलचस्पी दिखाई है। जेकिन यूनिवर्सिटी की बात करें, वुलोंग यूनिवर्सिटी की बात करें, उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इक्वल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस वो एक अहम क्षेत्र है जो जिस पर बात हुई थी, और जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड पर्सनल, उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरीके से कल्चरल कोऑपरेशन भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, उसके ऊपर भी काफी फोकस रहेगा। तो अगर हम जिस तरीके से आपने ट्रेड की बात की, ट्रेड के अलावा भी आर्यन क्रिटिकल मिनरल्स का क्षेत्र है,
स्पेस का क्षेत्र है, उसके अलावा कुछ और भी अन्य क्षेत्र हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें ग्रीन एनर्जी की, क्लीन एनर्जी की, इन सभी अहम क्षेत्रों में भी अगर हम देखें तो जो फोकस है वो हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में देखा कि दोनों ही लीडर्स ने इन विषयों पर भी फोकस दिखाया। तो ये फोकस बेशक एक अहम अगर हम देखें तो कोऑपरेशन के अहम विषय हो सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के जो बिजनेस के सीईओ हैं उनसे मिलेंगे तो जिस तरीके का जो हम $31 बिलियन के ट्रेड की बात कर रहे हैं उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो उस पोटेंशियल को रीच करने के लिए किस तरीके से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा ट्रेड को बढ़ाया जाए, जो टेक्सटाइल का क्षेत्र है या अन्य जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में किस तरीके से और ज्यादा तेजी लाई जाए, उस पर फोकस बेशक रहेगा। बिल्कुल। और मेघना, हम साफ तौर से जानते हैं कि कम समय में ज्यादा समय का उपयोग करना प्रधानमंत्री की एक तरीके से काम करने की कार्यशैली, और ऐसे में जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे तो कम समय में ज्यादा उपयोगिता उसकी दिखाई पड़े तो निश्चित तौर से उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से हम हर तस्वीर और रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मेघना, और फिलहाल इस खबर पर अपडेट देने के लिए शुक्रिया आपका। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की। 2014 में गठित इस मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र ही हमारी प्रेरणा है। भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं, जिस पर तेज गति से काम जारी है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं। मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सीडीआरआई जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं। मेरा विश्वास है सीडीआरआई के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर कहा है कि भारत ने मोटे अनाज को श्री अन्न का दर्जा दिया है। मिलेट्स स्थायी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित होगा। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं।
भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है, आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। In the global south, we have development challenges. Our resources are harvested by tons and volumes, and our people have been left behind in the global south. You have emerged as the leader of the global south, and I want to thank you for assuring me in our own bilateral meeting this morning that you will advocate, as you host G20 this year, you will advocate on issues that relate to the global south. And I want to taking this moment in the presence of my sisters and brothers who lead the Pacific nation, ask you to offer the third big voice in the face of the global north. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 प्रशांत द्वीप देशों के नेताओं के साथ फैमिली फोटो में भी भाग लिया। तो न्यू पापुआ गिनी के दौरे में क्या कुछ खास रहा, उसका हम सिलसिलेवार तरीके से आपको जिक्र भी करेंगे, क्योंकि फिपिक सोसाइटी साझेदारी पर प्रधानमंत्री ने एक तरीके से 12 सूत्रीय योजना भी दी है कि भारत किस तरीके से इन द्वीपीय देशों के साथ में जो सहयोग है उसको आगे बढ़ाएगा। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री के इस 12 सूत्रीय एजेंडे में दिखाई पड़ी है, उसका हम सिलसिलेवार जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा है कि फिजी में 100 बिस्तरों वाला क्षेत्रीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एक तरीके से स्थापित किया जाएगा, इस बात का जिक्र हुआ है। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी में क्षेत्रीय आईटी और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी एक तरीके से की जाएगी, ये दो महत्वपूर्ण बातें। तीसरा महत्वपूर्ण, सागर अमृत स्कॉलरशिप अगले 5 वर्षों में 1000 स्कॉलरशिप देने की बात भी प्रधानमंत्री ने अपने इस 12 सूत्रीय एजेंडे में सामने रखी है। 2023 में पापुआ न्यू गिनी में जयपुर फुट कैंप लगेगा, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा फिपिक एसएमई विकास परियोजना पर भी आगे मिलकर बढ़ा जाएगा, इस बात को साफ तौर से प्रधानमंत्री ने अपने इस 12 सूत्रीय एजेंडे में रखा है। इसके साथ साथ सरकारी भवनों के लिए सौर परियोजना का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि सोलर अलायंस किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मदद कर सकता है, उसकी पहल भारत की ओर से इन द्वीपीय देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। साथ ही साथ पीने के पानी के लिए अलवणीकरण यूनिट भी एक तरीके से देने की बात की गई है कि जिस प्रकार से जो उसमें तमाम जो अम्ल हुआ करते हैं उसको सही किया जा सके और पीने योग्य पानी बनाया जा सके, इसके लिए भी भारत के द्वारा इस प्रकार की जो यूनिट्स हैं उनको दिया जाएगा। समुद्री एम्बुलेंस की आपूर्ति करने की बात भी की गई है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डायलिसिस यूनिट की स्थापना करने का जिक्र भी इस 12 सूत्रीय योजना में साफ तौर पर निकल के आया। इसके अलावा 24 घंटे 7 दिन मतलब 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन की स्थापना करने का बात भी प्रधानमंत्री के माध्यम से इस 12 सूत्रीय एजेंडे में की गई है। जन औषधि केंद्रों की स्थापना भी भारत के द्वारा इन तमाम देशों में की जाएगी। साथ ही साथ योग केंद्रों की स्थापना, यानी भारत अपने रिसोर्सेज अपनी क्षमताओं के साथ में इन तमाम द्वीपीय देशों के साथ में सहयोग को आगे बढ़ाता नजर आएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का जो फिपिक सम्मेलन था उसमें जो संबोधन था उसमें क्या कुछ बड़ी बातें थी, क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ देशों पर ही पड़ा है, क्योंकि उनके पास संसाधनों की समस्या पहले से थी। ग्लोबल साउथ में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, भुखमरी, गरीबी और स्वास्थ्य चुनौतियां पहले से मौजूद हैं और ये अपने आप में उसमें एक तरीके से बढ़ोतरी हुई है कोविड की वजह से। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा, फर्टिलाइजर की उपलब्धता और फार्मा की सप्लाई चेन जैसी समस्या एक नई समस्या बनकर उभरी है। इसकी चुनौतियों से भी ग्लोबल साउथ के देश एक तरीके से लड़ रहे हैं, निपटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इन चुनौतीपूर्ण समय में पैसिफिक आइसलैंड मित्रों के साथ खड़ा रहा है और ये बात प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कही। किस तरह से खड़ा रहा उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि भारत में बनी कोविड वैक्सीन हो, जरूरी दवाइयां हो
गेहूं या फिर चीनी की सप्लाई की बात हो, ये तमाम कोशिशें, ये सहयोग लगातार भारत के द्वारा इन पैसिफिक देशों के साथ में चलता रहा है। पैसिफिक आइलैंड छोटे द्वीपीय देश नहीं बल्कि बड़े महासागरीय देश हैं, यानी कि ये भारत की तरफ से इस बात को साफ तौर से रखा गया है कि आप छोटे देश नहीं बल्कि बड़े सागरीय महासागरीय देश हैं, यानी कोई छोटा बड़ा नहीं, हम बराबरी के साथ आपके साथ सहयोग में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह है, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि हम सब एक परिवार की तरह पूरा विश्व है और हमारा जो भविष्य है वो एक ही है, साझा भविष्य है, इसलिए मिलकर काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ने जनवरी 2023 में, यानी कि इसी जनवरी महीने में ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया था, यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने के लिए एक मंच लेकर आए थे। इसके अलावा भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं, अपेक्षाओं और उनकी जो चीजें हैं उसको G20 के जरिए विश्व के सामने रखेगा। उनकी क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां, उसको विश्व के मंच पर साफ तौर पर रखेगा। इसके साथ साथ G7 के मंच पर भी भारत ने, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दुनिया के सामने प्रमुखता से रखा है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं उनके साथ मिलकर मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी जारी किया था। ये पर्यावरण के संतुलन के लिहाज से बड़ी पहल है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI जैसी पहल की है, यानी कि पर्यावरण को, पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ये भारत की कोशिशें हैं। भारत की पहल पर 2023 को ही, यानी कि ये जो वर्ष इस वक्त चल रहा है, इसको UN ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। जो मोटा अनाज है उसके लिए पूरे दुनिया भर में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। भारत पैसिफिक आइलैंड देशों की प्राथमिकताओं का सम्मान करता है, ये बात प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कही। और साथ ही साथ भारत पैसिफिक आइलैंड देशों का विकास साझेदार होने पर गौरवान्वित महसूस करता है, यानी कि मिलकर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भारत अपने आप को खुशनसीब समझता है, गौरवान्वित महसूस करता है। मानवीय सहायता से लेकर विकास में भारत है भरोसेमंद पार्टनर, यानी कि भारत को इन तमाम द्वीपीय देशों के साथ में विकास के एजेंडे पर साथ लेकर चलने के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। डिजिटल, स्पेस, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसी तमाम जो क्षेत्र हैं इन पर सहयोग लगातार जारी रहेगा। मुक्त, खुले और समावेशी नौवहन के लिए भी भारत प्रतिबद्ध है। लगातार ये बात प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे और भारत सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करता है, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर किया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच यानी FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी की। आज के न्यूज़लैंड्स के माध्यम से जानिए भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे सम्मेलन की क्या रही मुख्य बातें और क्या है भारत प्रशांत द्वीप समूह के सहयोग मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के दौरे के दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशांत महासागर के ये छोटे द्वीप हमारे लिए बड़े महासागरीय देश हैं। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत द्वीप देशों के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए 12 चरणीय कार्य योजना की घोषणा की, जिसमें फिजी में 100 बिस्तरों वाला क्षेत्रीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पापुआ न्यू गिनी में क्षेत्रीय IT और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, सागर अमृत छात्रवृत्ति, सरकारी भवनों के लिए सौर परियोजना, पीने के पानी के लिए अलवणीकरण इकाइयां, जन औषधि केंद्र और योग केंद्र स्थापित करने जैसी कार्य योजनाएं शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन यानी भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच। बता दें कि भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच का प्रस्ताव साल 2014 में भारत द्वारा रखा गया था। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी यात्रा के दौरान इस समूह की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्रशांत महासागर में भारत और द्वीप राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। इस फोरम में 14 सदस्य हैं, जिसमें कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू, वानुअतु, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू,
पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ और सोलोमन आइलैंड शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के 2 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। पहला शिखर सम्मेलन साल 2014 में फिजी के सुआ में आयोजित किया गया था और दूसरा शिखर सम्मेलन 2015 में जयपुर में आयोजित किया गया था। और अगर बात करें भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के उद्देश्यों की, तो इसका उद्देश्य भारत और बाकी प्रशांत द्वीप देशों के बीच व्यापार और निवेश की संभावनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी और सुविधा प्रदान करना है। साथ ही साथ भारत और प्रशांत द्वीप देशों के बीच व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान करना है। जानकारों के मुताबिक वर्तमान सरकार प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की साझेदारी को लगातार आगे बढ़ा रही है। आज भारत और प्रशांत द्वीप देशों के बीच लगभग $300 मिलियन का वार्षिक व्यापार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। दोनों नेताओं ने वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन के समाधान में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर बॉब डाडे से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ टोक किसिन में थिरुकुरल नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। दूर का सोचने वाले महापुरुष भारत रत्न, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ आप दोनों का कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही यानी एक प्रकार से जीवन के हर पल, कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस उतना उपयोगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन से इतर प्रशांत द्वीप के नेताओं से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनश्शे सोगावारे के साथ हुई मुलाकात पर खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाउरू गणराज्य के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंगडम ऑफ टोंगा के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने तुवालू के पीएम कौसा नाटानो से भी सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामोआ के प्रधानमंत्री नाओमी माताफा के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तमाम विषयों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुक आइसलैंड के प्रधानमंत्री मार्क ब्राउन से मुलाकात करके कई विषयों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने वानुअतु के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने भारत वानुअतु के मजबूत संबंधों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने किरिबाती गणराज्य के राष्ट्रपति से भी आपसी संबंधों के विषयों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीआईएफ के महासचिव हेनरी पूना से भी मुलाकात की है। पापुआ न्यू गिनी में पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरगेल एस विस्वा जूनियर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एवलक्स पुरस्कार से सम्मानित किया। एवलक एक लकड़ी से बना उपकरण है। ये उपकरण बेहद बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। एवक्ल नेतृत्व और ज्ञान का भी प्रतीक है। एवलक का मुख्य उद्देश्य सार्थक निर्माण को दर्शाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिजी के प्रधानमंत्री ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान को भारत फिजी के सदियों पुराने मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है,
140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। ये सम्मान इनके प्रेम का प्रतीक है। इसके लिए मैं आपका, राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी को पापुआ न्यू गिनी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को यह पुरस्कार प्रशांत द्वीप देशों की एकता का समर्थन करने और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए प्रदान किया गया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य देशों से भी कई सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। 2021 में कैम्ब्रिज एनर्जी फिजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, 2 अप्रैल 2016 में सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज शैस सम्मान से भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था। अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से भी प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा जा चुका है। फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये तमाम लिस्ट प्रधानमंत्री के पुरस्कारों की। रूस ने 2019 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया था। ये 2019 का रूस के द्वारा दिया सम्मान। 2019 में ही मालदीव ने अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में ही द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2020 में पीएम मोदी को यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। भूटान ने दिसंबर 2021 में अपने सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो से सम्मानित किया था प्रधानमंत्री मोदी को। सियोल शांति पुरस्कार भी प्रधानमंत्री को मिल चुका है। 2018 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था। विश्व के एक बड़े पुरस्कार के तौर पर सियोल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण का सम्मान है जो भी प्रधानमंत्री को मिल चुका है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2019 में प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। उनको यह पुरस्कार से नवाजा गया था। और प्रधानमंत्री का पापुआ न्यू गिनी का दौरा किस प्रकार का रहा, इस वहां की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से हमारे सहयोगी संवाददाता शुभेंदु घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शुभेंदु, बहुत शुक्रिया। तमाम तस्वीरें आपके माध्यम से हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहे और महत्वपूर्ण चीज यही क्योंकि प्रधानमंत्री का भी ये पोर्ट मोरेस्बी का दौरा संपन्न हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जा चुके हैं। किस तरह से देखा जाए इस तीसरे फिफिक शिखर सम्मेलन को, किस प्रकार से एक मोमेंटम तय हुआ है आगे के कोऑपरेशन को लेकर? बिल्कुल आरेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पापुआ न्यू गिनी में। ये पहली बार जैसे हम जानते हैं कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी का उन्होंने दौरा किया। जो फिफिक सम्मेलन था वहां हमने देखा कि जितने भी नेता थे सब ने एक स्वर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो फ्यूचर है उसकी तरह कमिटमेंट और एक्शन दोनों की बात करी। और सबसे खास बात यह रही कि उसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी। ये जो फोरम है, फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, उसमें जिस तरीके की भारत की लीडरशिप की बात की गई है, जो पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे, उन्होंने साफ तौर पर कई बार अपनी बात को रिपीट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आप जो हैं ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, आपकी लीडरशिप में ही जो सस्टेनेबल फ्यूचर का भविष्य है वो सच हो पाएगा। आपकी गाइडेंस, आपकी लीडरशिप, आपके सपोर्ट और भारत की कैपेसिटी बिल्डिंग और डेवलपमेंट पार्टनरशिप से ही जो ये द्वीप हैं, जो ये आइलैंड नेशंस हैं, उनका भविष्य सेफ हो पाएगा। जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उसका जो सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव है
वो इन्हीं द्वीपों को झेलना पड़ता है। समुद्री जो सी लेवल्स है उनके बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान जो है, घातक नुकसान, वो इन्हीं द्वीपों को सहना पड़ता है। और भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, इन सभी विजन का जो सार है वो यही है कि किस तरीके से हम छोटे छोटे बदलाव ला पाए अपने जीवन में इंस्टीट्यूशन लेवल पे, जिससे कि हम सभी इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विजन है वो अचीव कर पाए। और इसमें सबके साथ की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखें, सबकी प्रॉब्लम, वो छोटा आइलैंड हो या बड़ा देश हो, सबकी प्रॉब्लम को हम अपनी प्रॉब्लम समझ के देखें। इस विजन के कारण जो यहाँ के सारे देश हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने लीडर की तरह संबोधित किया। शुभेंदु, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी क्योंकि प्रधानमंत्री और भारत के प्रति सम्मान उन तमाम पुरस्कारों से भी दिखाई पड़ता है जिसकी तस्वीरें हमने अभी दर्शकों को दिखाई है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत की ओर से एक 12 सूत्रीय कार्य योजना का भी जिक्र किया कि कैसे आने वाले दिनों में भारत सहयोग के साथ आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा इन द्वीपीय देशों के साथ में। बिल्कुल आरेंद्र, ये बहुत खास बात है। अगर हम पुरस्कार की बात करें तो हमें देखना होगा कि जब हमारे नेता का सम्मान होता है तो पूरे देश का उससे सम्मान होता है। इसका कॉन्टेक्स्ट भी जानना जरूरी होता है। जिन देशों ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रस्तुत किया है, ये हिस्सा है पैसिफिक आइलैंड जो क्षेत्र है उसके हिस्सा है। और जो फिपिक जिसको हम कहते हैं, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, इसकी जो नींव थी वो खास तौर पे प्रधानमंत्री जब 2014 में वो आए थे, उन्होंने ऑफिस ग्रहण किया था प्रधानमंत्री का, तब उन्होंने दी थी। पहला जो सम्मेलन का समिट था वो 2014 में हुआ, फिर 15 में हुआ। तो सभी देश और इनके नेता देखते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ के प्रायोरिटाइज किया है जो कंसर्न्स हैं इन सब आइलैंड नेशंस के। और उसी कारण ये सम्मान आज इतने सालों बाद मिल रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सिर्फ ये वायदे की बात नहीं है, ये एक्टिस की बात है, ये एक्शन की बात है। और वो कैपेसिटी डेवलपमेंट वो अपने आसपास देखते हैं और इसी की आशा वो आगे भी रखते हैं। प्रधानमंत्री ने जो आपने 12 पॉइंट्स की बात करी उसमें से दो सबसे खास हैं। वो होगा एक तो स्पेस टेक्नोलॉजी को जो जिसमें भारत काफी सक्षम है, उसको किस तरीके से इन पैसिफिक आइलैंड्स के जो विकास है उसके काम में लगाया जा सके, मैपिंग के जरिए उनकी मदद की जा सके, वेदर का एस्टिमेशन उनको ठीक से बताया जा सके। और दूसरा जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। तो एक स्कोरी करके इंस्टीट्यूट है जो कि सस्टेनेबल ओशन एंड कोस्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है फिजी में भारत की मदद से। ये इस दिशा की तरफ बहुत ही एक अहम कदम है। तो ये सारा जो विजन ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग और डेवलपमेंट पार्टनरशिप की दिशा में आगे बढ़ता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ वादे तक नहीं बल्कि जमीन पर उतरते हुए प्रयास भी दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया शुभेंदु हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द वापस आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान,
और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। और ब्रेक के बाद रुक करते इस वक्त कुछ और ताजा तरीन खबरों की ओर। बात G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में आज से शुरू होगी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का श्रीनगर हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बैठक में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 महत्वपूर्ण कार्य सत्र आयोजित होंगे। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन पर भी सत्र आयोजित किए जाएंगे। बैठक का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना है। बैठक के दौरान प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कला और शिल्प बाजार का भी दौरा करेंगे, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प कारीगरों के काम, सामुदायिक भागीदारी के महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं श्रीनगर के लोग G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर की संस्कृति से रूबरू होंगे। G20 समिट जो हो रहा है, अच्छा माहौल बन गया है। हर मुल्क यहाँ आएगा, यहाँ की रौनक देखेगा, यहाँ की खूबसूरती जो अल्लाह ने हमें नवाजी है जम्मू कश्मीर को, तो वो देखेगा। बहुत अच्छा लगता है कि G20 और ऐसी सारी मीटिंग्स होती हैं। उससे क्या होता है कि जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे अच्छी होती है कि जैसे यहाँ सारी चीज़ें अच्छी बनेंगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे होंगे, यहाँ के सारी रोड्स के लिए अगर काम किया जाएगा तो फॉरेनर्स यहाँ से जाएंगे, बाहर जाएंगे, उनको लगेगा कि यार कि ये चीज़ अच्छी हैं, तो वो अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। आने वाले टाइम में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बहुत हो सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट बहुत हो रहा है यहाँ पे, ट्रेन का वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड्स डेवलप हो रहे हैं, तो आना जाना बहुत इजी हो जाएगा। और उसके बाद मतलब डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलपमेंट बहुत होगा, तो फॉरेनर्स का विजिट बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप इस धरती पे आए हो तो कश्मीर तो देख के जाना, वरना वर्थ नहीं रहेगी आपकी ज़िंदगी। श्रीनगर में आज से G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक शुरू होने जा रही है। इससे ठीक पहले युवाओं ने बाइक रैली निकाली। G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में चल रही है। बैठक का मकसद नीली अर्थव्यवस्था के पहलुओं पर ध्यान देना है। 3 दिवसीय बैठक रविवार को मुंबई में जुहू बीच की सफाई के साथ शुरू हुई। इसके बाद महाराष्ट्र में 5 अलग अलग समुद्र तटों पर भी सफाई अभियान चलाया गया। बाद में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मुंबई में एक और कार्यक्रम ओशियन 20 डायलॉग भी आयोजित किया गया। अपने संबोधन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन ने कहा कि ओशियन 20 संवाद विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित पहलुओं, प्रभावी और समावेशी नीति से जुड़ी चुनौतियों और पर चर्चा करने की सुविधा प्रदान करेगा। और अब नजर कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। उपराष्ट्रपति ने आज तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने केरल विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2023 की एक स्मारिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि केरल विधानसभा का भवन का उद्घाटन 22 मई 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय के.आर. नारायण ने किया था। उपराष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को याद करते हुए कहा कि वह एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सदैव उन्हें याद रखा जाएगा। On this occasion, I urge you all to go through every word that has been spoken by K.R. Narayan ji. He was born in the state. He considered his bias, but what he reflected was full of objectivity, far-sightedness. Democracy cannot blossom. Democracy cannot prosper unless there is inclusive growth. तो इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।